देखो हम लोगों का थर्ड पार्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये आप लोगों का सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है क्योंकि इस पे मोटा मोटी सबको याद रहता है। बट यहाँ दो बातों वाला सम्स हो सकता है। पहला, यहां पे आपको बोले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और एसेट लायबिलिटी का वैल्यू बैलेंस शीट में भी चेंज कर दो। बट बीकॉम लेवल पे जब सम बनाते हैं बहुत बार ऐसा भी बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बट बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी का वैल्यू एडजस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोग जब चेंज इन पीएसआर वाला पिछला चैप्टर पढ़े थे तब भी वैसा ट्रीटमेंट था, वैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो देखो जैसे ये रहा दो केस, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट रीवैल्यूड फिगर और व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी शोन एट ओरिजिनल फिगर। तो यहाँ पे ये दो केस बनता है। तो एग्जाम में सम्स को ठीक से पढ़ के करना पड़ेगा। जब बोला है बैलेंस शीट में रीवैल्यूड दिखाना है तो ये वही है जो आप लोग जानते हो, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़े हो। तो एसेट का अगर वैल्यू बढ़ाना है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट का वैल्यू अगर कम करना है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है तो रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम करना है तो लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। अब इनकी मदद से आपका रिवैल्यूएशन का लेजर बनता है। अगर एसेट टू रिवैल्यूएशन लिख रहे हो मतलब रिवैल्यूएशन में बाई एसेट, जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। एसेट का वैल्यू बढ़ना तो फायदा है ना, तो क्रेडिट की है। वैसे एंट्री नंबर सी में देखो लायबिलिटी का वैल्यू, सॉरी एंट्री नंबर डी में देखो लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, ये भी तो फायदा है। लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन यानी बाय लायबिलिटी, दोनों ही बेनिफिट क्रेडिट में आया। वैसे ही एंट्री नंबर बी बोलता है एसेट का वैल्यू कम करना है तो रिवैल्यूएशन टू एसेट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू एसेट लिखो। एसेट का कम वैल्यू नुकसान होता है तो डेबिट हो रहा है। वैसे ही रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है तो यहाँ पे टू लायबिलिटी आएगा, लायबिलिटी का वैल्यू का बढ़ना भी नुकसान होता है। अब ये अकाउंट बनने के बाद इसको क्लोज कैसे करेंगे? अगर डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वैसे अगर इधर बैलेंस बचे क्रेडिट में तो बाई पार्टनर्स कैपिटल यानी एक टाइप से लॉस, उसको भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो आखिरी एंट्री क्या बना? अगर प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और अगर लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये तब करना है जब बैलेंस शीट में आपको एसेट को रिवैल्यू करना अलाउ किया गया, यानी नॉर्मल केस। तो ये रहा प्रॉफिट लॉस का एंट्री। क्लियर है ये? यस सर। तो देखो जैसे यहां पे एक सम दिया, ए बी सी पार्टनर है, उनका पहले से पीएसआर है 1/2, 1/3, 1/6। तो इसको तो सेम लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/6, यानी 3:2:1। ये आपका, हाँ बोलो सर। ये पोर्शन ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने करा दिया था? हम रिवैल्यूएशन नहीं कराया बेटा। ये आपको याद क्यों लग रहा है मालूम है? क्योंकि अपने वो पिछला चैप्टर जो किए थे ना, जहाँ पे पीएसआर चेंज हो रहा है, कोई एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। यस सर। लेकिन पीएसआर चेंज हो रहा है। वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन था ना? हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो था। ओके ओके। बट ये आपका नॉर्मल वाला, एग्जाम में एडमिशन में सबसे ज्यादा नॉर्मल वाला ही आता है, जहाँ आपको बोलता है वैल्यू चेंज हो जाए बैलेंस शीट में। ओके सर। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया कि एबीसी पार्टनर है, उनका ये रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर।
डी हैज 1/6 शेयर, जो कि एंटायरली वो ए से लेगा। डी 1/6 शेयर लेगा, वो भी एंटायरली ए से, और ए को 8,000 देगा शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो एबीसी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? एबीसीडी का, ए का पहले से कितना है 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6, डी ज्वाइन कर रहा है 1/6 के लिए। ए पूरा का पूरा ये 1/6 जो डी को मिल रहा है वो ए से मिल रहा है, तो बी कुछ नहीं दे रहा, सी कुछ नहीं दे रहा, तो ए का कितना रेशियो बचा अब 2/6, इसका भी 2/6, इसका 1/6 और इसका भी 1/6, तो 2:2:1:1 ये आपका न्यू पीएसआर बन गया। क्योंकि इसमें समझ में आ रहा है कि डी गेन कर रहा है, ए और बी कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी बी और सी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो मिस्टर डी गुडविल ला रहे हैं वो पूरा का पूरा किसको मिल जा रहा है? ए को। तो हम लोग पहला काम कर लिए रेशियो निकालना, दूसरा काम गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल लाने का एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल पूरा का पूरा ए को मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। और यहां बोला है उसमें से 6,000 रुपया ए विड्रॉ कर लिया, तो जितना विड्रॉ किया उसका एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गुडविल का यही एंट्री होना चाहिए। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका कोई भी पुटिंग नहीं होता, ये सिर्फ बैलेंस शीट में कैश का वैल्यू बढ़ाने के काम आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल, तो बैलेंस शीट बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख के अमाउंट ए में लिख देंगे पूरा 8,000, और 6,000 रुपया ए विड्रॉ किया है, तो एज कैपिटल टू कैश हुआ है, तो यहां टू कैश लिख के ए में 6,000 लिख देंगे। तो आपका गुडविल का ट्रीटमेंट भी पूरा हो गया। अब बोला ए कैपिटल भी लेके आएगा 5,000 रुपया का, तो उसका भी एंट्री हो जाएगा कैश टू डी, सॉरी डी कैपिटल लेके आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। It was further agreed that investment should be valued at market value of 3,600 and plant to be valued at 5,800। यही है रिवैल्यूएशन का एंट्री, यही है रिवैल्यूएशन का एंट्री। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है बुक्स में देखते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे बता के रखा है, कैश बैंक 8,000 है, डेटर 12,000 है, स्टॉक 10,000 है, इन्वेस्टमेंट कितना है 6,000। उसको रिवैल्यू करके कितना करने बोला है 3,600। तो 2,400 रुपया से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है, तो ये रहा रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 2,400 रुपया। पहला एंट्री हम आपको पहले बोला था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल भी ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये प्रीमियम पूरा ए ले जाएगा, ए विड्रॉ किया, हम उसका भी एंट्री दिखा दिए। रिवैल्यूएशन में एक तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ है, और प्लांट का कितना बोला है, प्लांट का वैल्यू बोला है 5,800 रखेंगे, बुक्स में कितना है पहले से 7,000, तो 1,200 से प्लांट का वैल्यू भी रिड्यूस हुआ। तो रिवैल्यूएशन टू प्लांट, ये देख लो 2,400 और 1,200 पूरा 3,600। दोनों वैल्यू रिड्यूस हुआ है, फायदा कि नुकसान? नुकसान। तो नुकसान कैपिटल को क्या करेगा, कम कर देगा। तो कम करेगा, तो डेबिट किए, और टू क्या करेंगे रिवैल्यूएशन। तो ये 3,600 रुपया ओल्ड पीएसआर में डिवाइड हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम इंपैक्ट का बात करें, तो इस एंट्री का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल डी का कैपिटल के लिए एंट्री होगा। अगर हम बनाए यहां पे ABCD, डी कैपिटल लाया,
तो यहाँ पे डी का कैपिटल लिख दो। डी प्रीमियम लाया, लाने का कोई एंट्री नहीं करने का दरकार है, क्योंकि एक बार प्रीमियम क्रेडिट हुआ अगली एंट्री में प्रीमियम डेबिट भी हो गया। देखो पहले यहाँ प्रीमियम क्रेडिट हुआ, अगली एंट्री में डेबिट हो गया, तो कैश का इफेक्ट खाली बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में ए का कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के ए में लिख दो। ए का कैपिटल कम कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक लिख के ए में अमाउंट लिख दो। इसका एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट और प्लांट का नया वैल्यू रिड्यूस होके लिख देंगे। और इसका एंट्री तीनों कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन लिख के तीनों के कैपिटल में एंट्री हो जाएगा। अब जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो नए बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये देखो नए बैलेंस शीट में ए का पहले से जो कैपिटल था प्लस उसको 8,000 मिला, 6,000 वो निकाल लिया तो 1,800 बचा। सॉरी 1,800 रुपए का लॉस भी वो झेला तो 12,200 बचा। बी का कैपिटल 8,000 था, 1,200 का लॉस झेला तो ये बचा। सी का कैपिटल भी वैसे ही, और डी तो कैपिटल लाया केवल उतना ही लिख दिए। क्रेडिटर में नो चेंज था तो जो पुराना बैलेंस शीट का क्रेडिटर दिया हुआ है उतना ही लिखे 21,000। डेटर में नो चेंज है, स्टॉक में नो चेंज है तो यहाँ देखो डेटर और स्टॉक वही लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ, फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, सॉरी फर्नीचर का वैल्यू वही रहा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ। और कैश में क्या हुआ, पहले से 8,000 कैश था, मिस्टर डी जब आया तो कैपिटल का 5,000 और 8,000 प्रीमियम का लाया, 13,000 रुपया लाया, तो वो देखो कैश में 13,000 ऐड किए और 6,000 मिस्टर ए विड्रॉ कर लिया तो माइनस कर दिए। तो अल्टीमेटली बोथ साइड मैच हो गया। और ये लोग बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमको लगा डायरेक्ट बैलेंस शीट बना के दिखा दिया, कोई बात नहीं। ये रहा ओपनिंग तीनों का लिख दिए, 5,000 कैपिटल लाया, 8,000 प्रीमियम ए को मिला, 6,000 विड्रॉ हो गया, तीनों का लॉस का बंटवारा हुआ, तीनों का ड्राइंग भी गिवन है क्वेश्चन में तो ड्राइंग भी लिख दिए। अब जो बैलेंस सीडी बचा वो उनका कैपिटल है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का इंपैक्ट है। लेकिन अगर आपको बोलता रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं लेना है, तब कैसे करते? सर वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन एकदम वैसा ही, तो एक सम पिक करके बता देते हैं। yes. सर आप नेक्स्ट क्लास यानी कि कल या फ्राइडे कोई भी एक दिन मुझे वो वाला वापस से बता देंगे, वो बिजनेस एक्विजिशन का। ठीक है। यस। पूरा चैप्टर? हाँ सर, आप मुझे एक दो सम दिखा देंगे दोनों टाइप का तो हो जाएगा। ठीक है। ये रहा, when value of asset and liability have to be shown in the balance sheet at original figure, मतलब आपको बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन का इफेक्ट नहीं लेना है। इसका सम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले एंट्री का बात भी देख लेते हैं एक बार, एंट्री में क्या करना होता। देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम, मतलब पहले जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पे उसको रिवैल्यूएशन को डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करो। एक मिनट, हाँ ठीक है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो, और अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करो, यानी रिवर्स कर दो। देखो एक सम में समझा देते हैं, समझ में आएगा। पहले से एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। आपको यहाँ पे लैंड दिया हुआ है, प्लांट, फर्नीचर, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, 1/4/2018 को सी को एडमिट किया गया। सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल।
फॉर 1/5 शेयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट अ रेट ऑफ 2%। मेरा डेटा era 25,000, उसका 2% PBDD बनाना है, मतलब 500 रुपया। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%। स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 30,000, 10% से कम करना है, मतलब 3,000 से स्टॉक कम करना है। फ्री और प्रेमाइसेस टू बी रिवैल्यूड एट 2,40,000। लैंड 2 लाख है, उसको 2,40,000 करना है, 40,000 से बढ़ाना है। प्लांट 35,000 करना है, पहले से 20 है, 35 करना है, मतलब 15,000 से बढ़ाना है। प्लांट 40 है, उसको 35 करना है, मतलब कम करना है। फर्नीचर 20 है, उसको 25 करना है, मतलब बढ़ाना है। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000 है, उसको 27,500 करना है, मतलब 2,500 बढ़ाना है। अब देखो क्या लिखा, पार्टनर एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी रिमेन सेम एंड देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू। तो देखो अब क्या, पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फ्री और प्रेमाइसेस बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, ऑफिस बढ़ रहा है, तो तीनों को इधर लिखा। एक प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब लॉस, स्टॉक को कम करना था, प्लांट को कम करना था, तो अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, दोनों में बढ़ गया 3:2 के रेशियो में। लेकिन अब ये जो आप क्रेडिट किए हो वो सब डेबिट करो, और जो आप डेबिट किए हो वो सब क्रेडिट करो। फिर से जो आपका लॉस है, इस बार लॉस आएगा, उसको आप न्यू रेशियो में डिवाइड करो। तो न्यू रेशियो तो पहले निकालना पड़ेगा सर। मेरा पहले से रेशियो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5। नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो 1 - 1/5 यानी 4/5। तो इन दोनों को इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो ये हुआ 12/25, ये हुआ 8/25। ये पहले से 1/5 है, तो इसको 25 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो आपका रेशियो बन रहा है 12:8:5। इस रेशियो में आप दोबारा ये जो आपका रिवैल्यूएशन का अमाउंट आएगा उसको बांट दो। तो एक बार आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बांटे, उसी को रिवर्स करके रिवैल्यूएशन लॉस के रूप में ऑल पार्टनर में इंक्लूडिंग न्यू, तीनों में न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिए। तो आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का बंटवारा भी कर दिए और एसेट लायबिलिटी का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पहले दोनों का कैपिटल लिख दिए। वो कैपिटल लाया था 50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, वो बांट दिए। देख लेते प्रीमियम फॉर गुडविल का क्वेश्चन क्या बोला है। 10,000 ला रहा है वो, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम। जब भी ऐसा केस दे कि एक पार्टनर ज्वाइन कर रहा है इतना शेयर के लिए और किससे क्या ले रहा है ये सब कोई जानकारी नहीं है, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। आई रिपीट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि मिस्टर सी ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, वो किससे कितना ले रहा है या कौन उसको कितना दे रहा है ये सब कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, उस केस में आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है। तो 10,000 का गुडविल ये ला रहा है, वो 10,000 का गुडविल ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 3:2 में बढ़ जाएगा। तो 6,000 और 4,000 ये बढ़ गया। अब आप देखो, पहले आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाले थे 23,400 और 15,600, तो वो देखो दोनों में बांट दिए 23,400 15,600। और इधर आप दोबारा रिवैल्यूएशन का लॉस निकाले थे 18,000 12,000 7,000, तो आप यही बांट दिए 18,000 12,000 7,000। अपने आप एक बार ए और बी का कैपिटल बढ़ गया, एबीसी तीनों का कैपिटल घट गया, अल्टीमेटली बैलेंस शीट कैपिटल आ गया। यही बैलेंस शीट यहां लिख दो और आपको बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू को चेंज करने का दरकार
नहीं है। जो आपके पुराने बैलेंस शीट में था आप वही लिख दोगे। बैंक में क्या होगा, पहले से 10,000 था, वो कैपिटल का लाया 50,000 तो ऐड किए, वो 10,000 लाया प्रीमियम का तो वो भी ऐड किए, कोई कैश विड्रॉ नहीं हुआ है तो 70,000 ही लिख दिए। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, चेंज होता भी फर्क नहीं पड़ता सर। ये तो वो मेथड है जहां पे अगर चेंज हुआ भी होता तो भी ओरिजिनल वैल्यू ही आता। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आते हैं उस पार्ट पे जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिजर्व एंड पीएल। तो हम लोग देखो न्यू पीएसआर और जीआरएसआर सीख चुके थे लास्ट क्लास में, हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीख चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग सीखे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, उसमें भी 2 केस सीखे और अब सीख रहे हैं चौथा पार्ट, पुराना रिजर्व पीएल का क्या होगा। सर एक मिनट, वो मेमोरेंडम हम लोग बनाते तो उस टाइम पे हम लोग कैपिटल अकाउंट्स कैसे दिखाते हैं? कैपिटल अकाउंट्स का भी क्या वैल्यू चेंज नहीं करते? मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स दिखाते हैं हाँ वो तो न्यू वैल्यू ही आता है ना आफ्टर डीज एडमिशन। हाँ एकदम तब अगर एसेट साइड में कुछ चेंज नहीं हो रहा है और लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस चेंज हो रहा है तो वो मैच हो जाता है? बेटा मैच होना पड़ेगा क्योंकि आपका कैपिटल चेंज हुआ। यस सर। क्योंकि एक बार ए और बी का कैपिटल बढ़ा, एक बार तीनों का घटा। ओके ठीक है। यस सर। और आपका बैलेंस शीट अपने आप बोथ साइड मैच हो जाएगा। ओके, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। वो ऑटो मैच होगा ही होगा, नहीं हुआ है तो कुछ गलती है। ओके। और सर अगर वो कैपिटल एडजस्टमेंट का केस रहता है तो वो तो क्वेश्चन से पता चल जाता है ना? अभी आएगा, वो हम लोग उठाए नहीं है। हाँ। हम लोग अभी तो मैं आपको यही चीज तो यहाँ लिखने जा रहा था कि हम लोग इस चैप्टर में 5 चीज सीखते हैं, न्यू पीएसआर, जीआरएसआर, गुडविल का ट्रीटमेंट जो लास्ट क्लास में सीखे, आज रिवैल्यूएशन सीखे, अब रिजर्व एंड पीएल का बात करने वाले हैं और आखिरी पार्ट होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, उसका सम भी करेंगे। मेरा प्लान यही था आज और कल में पूरा पार्टनरशिप खत्म करने का, एडमिशन खत्म करने का। तो आज मेरा रिजर्व एंड पीएल खत्म करने का था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। ओके सर। रिजर्व एंड पीएल में क्या होगा? सबसे पहला बात तो ये हम बोलेंगे कि अगर आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहां जितने भी रिजर्व दिए हुए या पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है उन सब को राइट ऑफ करके खत्म करना है। राइट ऑफ करके खत्म करना है मतलब सर इन सब को डेबिट करना है और 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करना है। ये ओल्ड पार्टनर में बटेगा केवल। वैसे ही अगर इधर पीएल का डेबिट बैलेंस दे या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे या कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे, इधर में कोई भी ऐसा एक्सपेंस या पीएल डेबिट बैलेंस दे जो एसेट की तरह दिखता तो है लेकिन एसेट की तरह काम नहीं आएगा, इस टाइप का एसेट को क्या बोलते हैं? रिमेंबर दैट नेम। वो एसेट जो बैलेंस शीट के डेबिट में दिख तो रहा है लेकिन एसेट जैसा उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस नकली एसेट, तो पीएल डेबिट बैलेंस बोलो, कोई डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोलो या कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलो, ये सब बैलेंस शीट के एसेट में डालते हैं धीरे धीरे राइट ऑफ करने के लिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता था? हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कंपनी क्या करता है? कंपनी चालू करने का खर्चा तो कंपनी एक बार में राइट ऑफ नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। तो बेटा जी ऐसा कोई भी आइटम जो एक्सपेंस या पीएल डेबिट बैलेंस है लेकिन बैलेंस शीट के एसेट में नजर आ रहा है वो नकली एसेट है, उसका एसेट जैसा कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो उसको बुक से राइट ऑफ करके खत्म करो। तो देख लो ये सब डेबिट बैलेंस है, एसेट खत्म करेंगे नुकसान हो रहा है। तो देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 पीएल, 2 पीएल, 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हो सकता था। लेकिन अगर सम बोल देता कि कंपनी नए बैलेंस शीट में इन फिगर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं
तो क्या करते? ये जो अभी हम लोग सीखे हैं अगर खाली वही करें तो उससे मेरे बैलेंस शीट से ये रिजर्व पीएल राइट ऑफ हो जाएगा पूरा। बट कंपनी चाहता है ये बैलेंस शीट में कंटिन्यू भी करे ओरिजिनल फिगर पे और इसका इंपैक्ट का फायदा नुकसान भी मिले। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान बात है। आप जब राइट ऑफ किए तो कैसे किए हो? सारे रिजर्व को डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। यस सर। इसको दोबारा रेज कर दो, फिर न्यू रेशियो में। हाँ, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड नहीं ऑल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सारे रिजर्व्स का नाम दोबारा ले लो, जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट बैलेंस, जो भी रिजर्व हो। वैसे ही ये जो लॉस को राइट ऑफ किए थे तो कैसे किए? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल, यहां कर दो दोबारा पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और ये न्यू पीएसआर में होगा। सर मतलब ये चैप्टर में जब भी वो आएगा कि बैलेंस शीट में सेम रखना है या चेंजेस नहीं दिखाना है तो हमेशा यही होगा, पहले ओल्ड में हटा के न्यू में फिर रेस करो, या अगर रेस करने का तो ओल्ड में रेस करके फिर न्यू में हटा दो। एकदम एकदम परफेक्ट आंसर। तो आपको एग्जाम में पहले ये दो एंट्री पास करना पड़ता। मान लो हम एक बैलेंस शीट देता, यहाँ पे बहुत सारा रिजर्व देता क्रेडिट साइड में, सॉरी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, लायबिलिटी साइड में हम बहुत सारा रिजर्व देता, तो पहले सारे रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करते। अगर डेबिट साइड में एसेट साइड में कुछ आइटम होता तो सब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो पीएल या टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सब करते, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना हो गया। अब दोबारा इस एंट्री को रिवर्स कर देते, ऑल पार्टनर को डेबिट करके टू सारे रिजर्व, या फिर पीएल डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन ये न्यू पीएसआर में होता। तो इसका बैलेंस शीट पीएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या इंपैक्ट जाता बेटा? एक मिनट, सॉरी, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या इंपैक्ट जाता? पहले जब जनरल रिजर्व वगैरह को राइट ऑफ कर रहे तो सब यहां जाते तीन ही पार्टनर में, मान लो डी ने है, फिर दोबारा जब रेस कर रहे होते तो चारों में इधर चला जाता। वैसे पीएल डेबिट बैलेंस दिया है या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है तो पहले यहां बांटते तीनों में और उसके बाद दोबारा रेस कर देते यहां चारों में। तो अल्टीमेट इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस का आ गया। बैलेंस शीट में उन फिगर्स को एज इट इज लिख देना, उड़ाने का जरूरत नहीं। क्लियर है बात? यस सर। अब आते हैं मेन बात के ऊपर। यह बताना मेरा मेन मोटो नहीं था, हम आपको दो रिजर्व के बारे में बात करेंगे यहां पे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, पहले इसका बात करेंगे। पहला केस, बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और आपको कोई उसका फर्दर एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट नहीं बोला है, तो आपको रेज करना आता है, राइट ऑफ करना आता है, आप कर लेते हैं आराम से, ठीक है? यस सर। लेकिन सेकंड केस, अब आता है मेन बात। आपका एक बैलेंस शीट है बेटा जहां पे आपका WCR है 10,000, एक वर्कर आया और वो बोला मेरे को चोट लगा और मेरा 8,000 का खर्चा हुआ। कंपनी चेक किया और देखा कि हाँ ठीक ही बात बोल रहा है, उसका हाथ में चोट आया, 8,000 का खर्चा हुआ है, तो इतना उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ना बेटा। यस सर। आपके पास रिजर्व है 10,000, आपको 8,000 का कॉम्पनसेशन देना है, बाकी 2,000 का क्या करें? पार्टनर में बांट के खत्म कर ले। यस। तो देखो पहले WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और फिर जितना ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में डाले हो उतना ही दोबारा रेज कर देते। अगर वो रेज राइट ऑफ का स्टोरी होता तो मान लो ये 10,000 है तो ये 10,000 यहां गया, 8,000 तो क्लेम के रूप में छोड़ दिए, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा ही, यस क्लेम देना है, और ये 2,000 यहाँ राइट ऑफ किया। मान लो ओल्ड पार्टनर ए और बी है और इक्वल रेशियो ओल्ड रेशियो, तो 1,000 लिखते दोनों में। अब सर हाँ बोलो। जब वो 8,000 जो जाएगा तब हम लोग WCR नहीं लिखते ना, तब वो क्लेम लिखते हैं ना एकदम, हाँ, अब रिजर्व नहीं रहा,
अब वो रिजर्व के रूप में पैसा नहीं पड़ा है, अब वो क्लेम के रूप में पड़ा है। वर्कर को देना है 10-15 दिन में या महीना भर में, बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके पैसा दे देंगे। तो यहाँ पे अब आप 1000 दोनों में लिखते, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, फिर दोबारा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 दोबारा खड़ा कर देते। अब जो नया बैलेंस शीट बनता उसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चला जाता 8000 और WCR रह जाता 2000। ओके। और ये न्यू रेशियो में राइट ऑफ होता, रेज होता, सॉरी। मान लो न्यू रेशियो एग्जाम्पल बोला है 3:2 है ABC के बीच में, 2:2:1 है तो 2:2:1 में बढ़ जाता। ओके सर, इसमें वो ऑल पार्टनर नहीं होता? ऑल बोल तो रहे तीनों में, सी, ओके ओके। तीनों में न्यू रेशियो में, मान लो 3:2:1 न्यू रेशियो है तो ये 2000 दोबारा 3:2:1 में बढ़ जाता। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बार यहाँ 2000 बढ़ता और एक बार 2000, तीनों में दोबारा रेज हो जाता इधर। और बैलेंस शीट में क्लेम का 8000 अलग दिखाते, 2000 दोबारा रिजर्व खड़ा रह गया। तो आपका अमाउंट भी खत्म नहीं हुआ और आपका पार्टनर्स पे इम्पैक्ट भी आ गया। पहला केस तो ये क्लियर है कि सर अगर मेरे पास 10,000 का रिजर्व है और 8,000 का अगर क्लेम है तो 2000 हम पार्टनर में बंटवारा करने का खेला कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। केस 2 देते हैं। अब देखो, केस 1 था कि कोई क्लेम ही नहीं है, तब तो नॉर्मल था। केस 2 था कि वर्कर आया, रिजर्व से कम का क्लेम किया। केस 3 में अब हम देखो क्या करते हैं। मेरे पास रिजर्व है 10,000, एक वर्कर आया बोला मेरे को चोट लगा है 15,000 का क्लेम, तो क्या करेंगे सर? 5,000 का नया रिजर्व पहले तो क्रिएट करना होगा। तो रिजर्व क्रिएट कैसे होता है बेटा? 2 WCR तो करोगे ना 5,000 का, यस सर। डेबिट क्या करोगे? लगाइए दिमाग, यहां लगा लिए तो मैटर खत्म है बेटा। कोई भी एसेट लायबिलिटी खत्म करना या क्रिएट करना किस अकाउंट की मदद से करते हो? रिवैल्यूएशन। एग्जैक्टली। तो सर जी मेरे पास 10,000 का रिजर्व है, एक वर्कर आया 15,000 का क्लेम मांगा है, तो पहले 5,000 का रिजर्व बनाइए तो सही। तो रिवैल्यूएशन टू WCR, 5,000 का क्रिएट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में 2 WCR। अब WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दे दो 15,000 का उसका क्लेम। अब यहां वो रेज राइट ऑफ का झमेला ही नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टनर में कुछ बांटे ही नहीं बेटा जी, तो किस बात का रेज और किस बात का राइट ऑफ? यस सर। अब इसमें अगर वो होता कि बैलेंस शीट में नहीं चेंज होगा, बेटा क्यों नहीं चेंज तो होगा? अरे नहीं है, हो नहीं सकता। अब यहाँ पे ओ हाँ, न्यू रिजर्व बना तो नया रिजर्व, अब तो ये WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जाएगा 15,000, हो गया। ये तो बोल ही नहीं सकता इस एंट्री में कि बैलेंस शीट में चेंज नहीं होगा। ओके ओके। बैलेंस शीट में से रिजर्व गायब हो गया क्योंकि रिजर्व पूरा क्लेम के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस क्लियर है यस वैष्णवी? Yes, sir. अब लाते हैं आपको दूसरा टाइप का एक और रिजर्व। ये सब इस नोट्स में नहीं था, इस बुक के भी। मेरे को लगता है एग्जाम में इतना नहीं देगा आपको, वो 11-12 वाला, बट हम फिर भी बताना मेरा काम था, हम आपको ये बता के रख रहे हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं, अब अगले रिजर्व का नाम है, दो ही रिजर्व में ट्विस्ट खेला दे सकता है ऐसा क्लेम वाला। एक तो WCR था, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां क्या क्या केस हो सकता है? पहला तो वही कि बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 12,000 का और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो भैया जी पहले राइट ऑफ कीजिए। अगर रेस करने नहीं बोला है, सेम फिगर रखने नहीं बोला है, तो बस राइट ऑफ करके काम खत्म। अगर सेम फिगर रखने बोला है तो पहले राइट ऑफ फिर रेस, जो आप पीछे सीखे हो। बट सेकेंड केस, ये IFR है 12,000, यहां एक इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख।
अब नीचे एडजस्टमेंट में बोल रहा है बेटा कि मेरा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अभी 1,95,000 है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,95,000 है। कितना से कम हुआ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू? 5,000। यस सर। अपने पास रिजर्व कितना है बेटा? 12,000। तो अपने पास रिजर्व है अच्छा खासा। यस सर। तो बेटा पहले तो ये इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू घटा है उसको इस रिजर्व से एडजस्ट कर लो। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, और रिजर्व को यूज कर रहे हैं तो रिजर्व को भी डेबिट कर दो क्योंकि रिजर्व खत्म हो रहा है। अब जो बच गया कितना रिजर्व और आपके पास? 7,000। वो पार्टनर में बांट लो। तो IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B बांट लो। अब अगर बुक में बोला नहीं है वापस दोबारा रेज करने का झमेला, तो ये बांट के बस खत्म हो गया। और अगर बोला है तो दोबारा A B C टू IFR कर लेना इस 7,000 का। पहले ओल्ड रेशियो में इस 7,000 को बांट लो, फिर न्यू रेशियो में दोबारा रेज कर लो। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं तीसरा तिकड़म पे। अगर यहां पे बोलता, ये वाला भी आप पकड़ लोगे, इसके बाद वाला मजा आएगा आपको। ये वाला भी अभी तक जो बात की है वो सभी सर WCR में भी सेम बात किए थे आप, है ना? यस सर। लेकिन अभी जो है केस करेंगे वो भी WCR में सेम होगा। मेरा यहाँ पे रिजर्व है बेटा 12,000। मेरे को बोल रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया 1,85,000। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना से गिरा? 15,000। मेरे पास रिजर्व कितना है? 12,000। 3,000 का रिजर्व कम पड़ रहा है। फिर से वो रिवैल्यूएशन। हाँ, तो रिवैल्यूएशन टू IFR कीजिए आप 3,000 का, और फिर IFR टू इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जितना से आपका वैल्यू गिरा है। 12 आपके पास था, 3,000 का नया रिजर्व आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ रेज राइट ऑफ का कोई झमेला हो नहीं सकता क्योंकि पार्टनर में कुछ बांटे नहीं, तो दोबारा रेज राइट ऑफ का भी कोई कहानी नहीं। क्लियर है? ये सेम था पिछले वाले का। अब आते हैं आखिरी केस के ऊपर। मतलब सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 4 केस हो सकते हैं। जब सम कुछ नहीं बोले, जब मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिजर्व से कम घटे, जब मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिजर्व से ज्यादा घटे। सर अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है तो मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होने पे भी बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि हम नहीं बेटा, हम टू इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा है बेटा। इन्वेस्टमेंट तो घटाना ही पड़ेगा, बस वो PL में नहीं जाएगा, वो रिजर्व्स में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैम तो कुछ एक कर रही थी जिसमें वो नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो घटना पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विचएवर इज लोअर। ये नामुमकिन है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का वायलेशन कर रहे हो। सर 1 मिनट। वो अगर बोल देता है सेम वैल्यू रखने तब अलग बात होता। करे चौथा केस। यस सर, आप बताइए। केस 4 क्या बोलता है? देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, मेरा IFR है 12,000, मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो गया है 2,10,000। मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है 2,10,000। तो 10,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा 10,000। तो ठीक है। और ये 12,000 का क्या करें? सर अब कोई काम नहीं आएगा, पार्टनर में बांट के खत्म कीजिए। तो IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और अगर बोला है कि नहीं रिजर्व को बुक से खत्म नहीं होना चाहिए, तो दोबारा रेज कर लो। पहले ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिए, फिर ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IFR दोबारा कर लो 12,000। इस बार न्यू रेशियो में कर लो। तो बेटा पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कर लो और IFR को डिवाइड कर लो। इतना था तुम्हारा रिजर्व का किस्सा।
अब अगला टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है जो कल करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सर। सर ये रहा वो क्वेश्चन।